तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज के लिए जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। यानी कि बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड्स आर द लोन नोट्स, यानी आपने जो लोन लिया है उसके बदले में जो सर्टिफिकेट, जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन जारी करते हैं, उसे हम बॉन्ड्स कहते हैं। जी, मैं वैल्यूएशन से पहले आपको बॉन्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। पहले बॉन्ड्स का पता होना चाहिए, जवेरिया, फिर हम उसकी वैल्यूएशन की तरफ आते हैं। और वैल्यूएशन बॉन्ड्स की तारीफ मैंने लिख दी है। और वैल्यूएशन से मुराद ये होता है कि हम बॉन्ड्स की जो वैल्यू है, यानी कि उसकी प्राइस, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे हम बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कहते हैं। एक वर्ड होता है जी, IOU। डू यू नो अबाउट दिस? IOU ये किस चीज का एब्रीवेशन है? जी, IOU, ओ की जगह दरमियान में और कुछ नहीं लगाना, वरना मीनिंग कुछ और बन जाते हैं। हम क्लास में हैं और क्लास में यहाँ IOU जी, कोई जानता है IOU का एब्रीवेशन क्या है? ये किस चीज का एब्रीवेशन है? ये मैं लिख के भेज रहा हूँ। जी, अल्लामा इकबाल में पहले ए आता है, यहाँ ए नहीं है। हाउ आर यू भी नहीं है। IOU, OWE, ओ। ये एक एतराफ होता है जिसमें आप जब किसी से कर्ज लेते हैं, आप उसको जो लिख कर सर्टिफिकेट देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तस्लीम करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, ये उसको लीगली ये तसल्ली देते हैं कि मैंने आपके पैसे देने हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं IOU। बॉन्ड भी IOU है, ठीक है। बॉन्ड भी IOU है। अब हम देखते हैं ये बॉन्ड्स लोग क्यों खरीदते हैं। वाई पीपल परचेज द बॉन्ड? तो सिंपली पहले आप बॉन्ड्स को समझें कि बॉन्ड से मुराद, जब आप किसी कंपनी को, व्हेन जनरल
public, when general public or a company advance loan to a company, लकी ड्रा नहीं होता इसमें, ये लकी ड्रा वाले बॉन्ड्स नहीं है। ये बॉन्ड्स हैं, अच्छा जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो आप बदले में क्या चाहते हैं? उसके बदले में आप रिटर्न चाहते हैं, रिटर्न। क्या चाहते हैं? रिटर्न। ये ये बिजनेस में एक कंपनी या एक बंदा जब किसी दूसरी कंपनी को कर्ज देता है तो उसे हम उसके बदले में उसे जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे हम बॉन्ड्स कहते हैं। उसे हम उसके बदले में जो, अब मैं ये पूछ रहा था कि जो बंदा सर्ट लोन देता है वो क्यों लोन देता है, तो उसका जवाब हमने ये दिया कि वो उसके बदले में कोई रिटर्न लेना चाहता है। रिटर्न से क्या मुराद है? रिटर्न मींस इंटरेस्ट, सूद और प्रॉफिट। ठीक है, सूद के लिए, यानी लोग अपनी सेविंग को घर में रखने की बजाय किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद कर उसमें लगा देते हैं। अब बॉन्ड्स की जो वैल्यू है, ठीक है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। बॉन्ड्स के इश्यूअर दो लोग होते हैं। बॉन्ड के इश्यूअर दो लोग हैं। नंबर वन, ओरिजिनल इश्यूअर, यानी जिस कंपनी ने उस बॉन्ड को प्रिंट किया है। और नंबर टू, सेकंड इश्यूअर या होल्डर ऑफ बॉन्ड, यानी जिसने पहले से खरीद रखा था आपने उससे खरीद लिया। हाँ जी, क्लियर बात समझ आई? साथ साथ चलेंगे, फजूल की बातें नहीं करेंगे। जी, बॉन्ड मीन सर्टिफिकेट है लोन का। जिसने लोन लिया है वो आपको लिख कर देता है कि मैंने आपसे कर्ज लिया है, यानी कि एक सबूत है। बॉन्ड जो है वो कर्जे का सबूत है। ठीक है, ये बात कब से हम एंड कर चुके हैं, अब हम आगे चलेंगे। अब हम पहुंचे हुए हैं कि बॉन्ड को जारी करने वाले दो लोग। ठीक है, एक उसका ओरिजिनल इश्यूअर जिसने उसको प्रिंट किया हुआ है। अब बॉन्ड्स के प्राइस या वैल्यू के बारे में देखते हैं। अब जो बॉन्ड्स के ऊपर प्राइस लिखी हुई होती है, प्रिंटेड वैल्यू, उसे हम बॉन्ड्स की फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। जो प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई होती है उसे हम बॉन्ड की प्रिंटेड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। अच्छा, जो जो फर्स्ट इश्यूअर है, ओरिजिनल इश्यूअर है, जो ओरिजिनल इश्यूअर है
जो ओरिजिनल इश्यूर है वो उसको फेस वैल्यू पे जारी करने की कोशिश करता है, यानी ओरिजिनल वैल्यू पे, ठीक है। वो उससे लेस और अबव भी जारी कर सकता है, ठीक है, ओरिजिनल इश्यूर पे। चैप्टर लास्ट है, पेज नहीं है, स्लाइड्स है। नताशा, और जो सेकंड इश्यूर है या होल्डर ऑफ बॉन्ड है, जिससे आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, जो अब नहीं रखना चाहता, वो आपको सेल आउट कर रहा है, तो वो उस बॉन्ड को करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल करेगा। वो उसको करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल करेगा। ठीक है जी। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बॉन्ड्स की वैल्यूएशन की स्लाइड्स सेंड करते हैं। इकरा का रोज ही ये मुतालबा होता है कि हमें स्लाइड्स पहले भेजी जाएं। ओके इकरा, ये आपको हम स्लाइड्स अभी ग्रुप में लगा देते हैं, आप इन स्लाइड्स को देख लें। जी, चलिए उसके बाद मैं बॉन्ड्स की वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन ये मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये बताया ओरिजिनल इश्यूअर उसको फेस वैल्यू पे जारी करेगा, वो चाहे तो फेस वैल्यू से कम या ज्यादा पे भी जारी कर सकता है। और जो उसका सेकंड इश्यूअर होगा, जिसको हमने कहा है कि होल्डर ऑफ बॉन्ड, जो पहले खरीद चुका था, अब वो बॉन्ड को जो है वो परचेज सेल आउट करना चाहता है, तो वो उसको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से सेल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का सेल करने की जो प्राइस है वो डिफरेंट हो सकती है और होती है, ठीक है। क्योंकि जो बाद में सेल कर रहा है वो देखेगा मार्केट में कितने का है, मैंने कितने का लिया था, मार्केट में कितने का है, इसलिए बॉन्ड की प्राइस वेरिएट करती है। और जो बॉन्ड की प्राइस है उसके लिए हम एक फार्मूला भी यूज करते हैं कि उसके बदले में फ्यूचर में हमें कितनी पेमेंट मिलेगी। ओपन पेमेंट, ओपन पेमेंट से मुराद उसके ऊपर जो लिखी हुई प्राइस है, और प्लस उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि उस बॉन्ड की ओपन पेमेंट से मुराद इंटरेस्ट के साथ, यानी इंटरेस्ट उस पर कितना मिलेगा, और प्लस उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है जी। ये बॉन्ड्स की प्राइस होगी। यानी कार्ड की प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया। अब हम ये देखते हैं कि वाई बॉन्ड्स वैल्यूएशन, बॉन्ड्स की वैल्यूएशन क्यों की जाती है।
बाय बॉन्ड्स वैल्यूएशन। देखिए जी, बॉन्ड्स की जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से, अफराते ज़र की वजह से या क्रेडिट रेशनिंग की वजह से जो है वो असरअंदाज होती हैं, उनकी प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। ठीक है। और जो बॉन्ड्स की वैल्यू है उसमें जो उसकी ओपन प्राइस और प्रिंसिपल प्राइस है, ठीक है, उसको हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। यानी उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, यानी मुस्तकबिल में उसके बदले में हमें कितना कैश मिलेगा। और ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ये मजमुआ होती है ओपन प्राइस और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपको पता होना चाहिए कि जब प्रिंसिपल को मैंने अलहदा कर दिया है तो फिर कूपन क्या होगा? कूपन से मुराद होगा उसका इंटरेस्ट और मार्केट के हिसाब से अगर उसकी कीमत में इजाफा होता है। ठीक है, प्रिंसिपल तो असल अमाउंट होगी। जी, अभी नमाज की ब्रेक देते हैं। तो यहाँ तक हमने वाई बाउंड वैल्यूएशन तक पढ़ा है। तो आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं तो नमाज ब्रेक करते हैं टिल 9:25 और सी यू। हाँ, तो हमने बॉन्ड्स की डेफिनेशन की और उसके बाद बॉन्ड्स की प्राइसेस के बारे में बताया, बॉन्ड कहाँ-कहाँ से खरीद सकते हैं। और उसके बाद हमने एक बात याद रखेंगे, ये जो बॉन्ड्स हैं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की बजाय कॉरपोरेशंस या गवर्नमेंट जारी करती है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो सूद के लिए सर्टिफिकेट जारी करती है उसे बॉन्ड्स नहीं कहते। ठीक है, कॉरपोरेशन से मुराद गवर्नमेंट के इदारे या जो इदारा एज अ कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड हो, जैसे यूटिलिटी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक इदारा है, इस इदारे के भी अपने बॉन्ड होते हैं। इसी तरह यानी कि मुख्तलिफ जो कॉरपोरेशंस हैं और गवर्नमेंट्स हैं वो बॉन्ड्स जारी करती हैं और इनकी भी जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक मार्केट में होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था बॉन्ड्स की प्राइस के बारे में और बॉन्ड प्राइस या जिसको हम बॉन्ड की करंट वैल्यू कहते हैं, यानी इस टाइम बॉन्ड की वैल्यू क्या है। उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था एक्सपेक्टेड फ्यूचर कूपन पेमेंट और प्लस उसमें प्रिंसिपल वैल्यू। और कूपन रेट से मुराद या कूपन प्राइस से मुराद बॉन्ड से सालाना जो इनकम मुतवक्के हो या जो आमदनी मुतवक्के हो। ये अभी किसी ने पूछा भी था, तो इससे मुराद एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम बॉन्ड। इनकम कह सकते हैं या प्रॉफिट कह सकते हैं या आमदनी कह सकते हैं।
यानी एनुअली उस बॉन्ड से हमें कितनी प्रॉफिट, कितनी आमदनी मुतवक्के है, उसे हम कूपन रेट या कूपन प्राइस कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि बॉन्ड की वैल्यूएशन क्यों की जाती है। उसमें हमने बताया कि बॉन्ड के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, क्रेडिट रेशनिंग है, ये असरअंदाज होते हैं। इसलिए एक इन्वेस्टर को वेल अवेयर होना चाहिए इस बात से कि बॉन्ड से उसे फ्यूचर के अंदर रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, और आज उसके लिए उसे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी। इसके लिए बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उसकी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। उसमें मैंने बताया बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू से मुराद होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। यानी बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू है जिसमें उसकी कूपन और प्रिंसिपल अमाउंट शामिल होती है, यानी उससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो ये बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि फ्यूचर में इस बॉन्ड से हमें कितना कैश फ्लो हो सकता है, तो इसे हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। तो ये तमाम स्लाइड्स जो मैं फॉरवर्ड किए जा रहा हूँ, इनको हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर कोई इंटरेस्ट ना हो, जिनके ऊपर इंटरेस्ट ना हो, इनके नाम से ही जाहिर है कि इनके ऊपर जो प्रॉफिट है, जो इनके ऊपर रेवेन्यू है, इनकम है, इंटरेस्ट है, वो नहीं होगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बॉन्ड के ऊपर प्रॉफिट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लोग उसको क्यों खरीदेंगे। तो जीरो कूपन बॉन्ड को जीरो कूपन बॉन्ड मीन विच हैव नो इंटरेस्ट, जिनके ऊपर कोई सूद नहीं दिया जाता। यानी जिसने वो बॉन्ड जारी किया है, जिसने वो बॉन्ड सेल किया है, वो उसके ऊपर किसी किस्म का सूद अदा नहीं करेगा। अब माय क्वेश्चन इज दैट, फिर आप उस बॉन्ड को क्यों खरीदेंगे जब आपको उस पे सूद ही नहीं मिलना। जी मेरी बात सुन रहे हैं? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोग खामोश खामोश क्यों हैं? तो अली अजमत का आंसर भी ठीक है। जी रहमत जहरा की भी जो आंसर है वो ठीक है। तो आमतौर पर ऐसे बॉन्ड्स जो है वो कम कीमत पर जारी किए जाते हैं, या अगर वो असल कीमत पर भी जारी हों तो फ्यूचर के अंदर हम उनकी प्राइस इंक्रीज होने की तवक्को रखते हैं। ठीक है, कि ये ज्यादा प्राइस पर सेल हो जाएंगे, इसलिए हम उनको खरीद लेते हैं।
ठीक है। तो आमतौर पर यही होता है कि वो अपनी असल कीमत से कम कीमत, जिसको हम डिस्काउंटेड प्राइस कहते हैं, विच आर सोल्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस बट redeemed एट द ओरिजिनल वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट। जी इकरा, ये है जीरो कोपन बॉन्ड। उसके बाद है जी नॉन जीरो, वो इनके रिवर्स होगा। नॉन जीरो that contain bonds that contain interest, specific interest। ठीक है, that contain interest rate and maturity date। जिनके ऊपर एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, जिनकी मेच्योरिटी डेट होती है। और मेच्योरिटी डेट दोनों में होती है, ये भी याद रखेंगे, जीरो में भी होती है, नॉन जीरो में भी होती है। बस इनमें फर्क ये होगा कि जो नॉन जीरो होगा उसमें इंटरेस्ट रेट मौजूद होगा, रेट मेंशन्ड होगा, बॉन्ड के ऊपर जो रेट मेंशन होता है उससे उसी को हम नॉन जीरो रेट बॉन्ड कहते हैं, जो रेट उसके ऊपर मेंशन होता है। तो नॉन जीरो में यानी कि इंटरेस्ट जो है वो जीरो नहीं होगा, वो रेट मेंशन होगा और उस रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा जी, ये हमने इनकी दो टाइप्स यूं कह लें बॉन्ड्स की हमने पढ़ी। फिर हमारे पास एक तीसरी किस्म है बॉन्ड्स की। कि इस सब्जेक्ट के पेपर में 70% जो है वो थ्योरी आएगी और 30% यानी एक या दो सवाल जो है वो न्यूमेरिकल का भी आ सकता है। उसके बाद है जी परपेचुअल बॉन्ड्स। परपेचुअल या कंसोल बॉन्ड्स, परपेचुअल या कंसोल बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स which do not contain maturity date, जिनकी मेच्योरिटी डेट नहीं होती, यानी इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इशू किए जाते हैं। ऐसे बॉन्ड्स ये इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। बेसिकली ये जो आपका सब्जेक्ट है ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस है, और इंट्रोडक्शन से मुराद आपका फाइनेंस के बारे में कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है वो जानना चाहते हैं। इसलिए वो आपसे न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो आपसे थ्योरेटिकल्स पूछते हैं ज़्यादा। इसलिए मैंने कहा है कि 70% थ्योरेटिकल ही पेपर में आएगा, और अगर एक या दो क्वेश्चन आ गए न्यूमेरिकल तो आप उनको, अगर आपको आते हैं तो आप कैलकुलेट कर लें उनको, अदरवाइज आप उनको छोड़ दें। बार बार पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या चैप्टर्स, तो देखें क्लास एंड हो लेने दे, पता चल जाए कि हमने पढ़ा क्या है, आपको सारा कुछ पता चल जाए पहले कि ये कुछ पढ़ा है। मैं अगर पहले दिन ही पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चंस हैं कहाँ। अब आप आज 9th चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल टॉपिक्स कितने हैं। फिर आप इनमें से जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
ले सकते हैं। और फिर पास्ट पेपर्स भी आप इसके साथ ऐड करें तो आपका काम बन जाएगा। ये पास्ट पेपर्स तलाश करना पड़ते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते। और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा। और जिनके क्विज़ रह गए हैं वो किसी से राब्ता करने की अब कोशिश ना करें, क्योंकि क्विज़ जो है जब रह जाए तो फिर ये दोबारा ओपन नहीं होता। सिर्फ़ एक सूरत है, जब क्विज़ बहुत सारे लोगों का नेट प्रॉब्लम की वजह से रह जाए और उसमें यूनिवर्सिटी फ़ॉल्ट हो, यूनिवर्सिटी को पता हो कि ये हमारी वजह से हुआ है, फिर वो क्विज़ को दोबारा से अपलोड करते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि 90% लोगों का क्विज़ जो है, वो आया था, उन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है? नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए जी, इकरा बीबी वेरी गुड। इसलिए जिनका रह गया है वो अच्छा एक और बात, वो टेंशन ना लें इस बात की भी क्विज़ नहीं हुआ, ठीक है? क्विज़ नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कोई इश्यू नहीं। आप जब दोबारा करेंगे, पेपर्स देंगे तो आप पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करें। क्विज़ के तो कुछ चंद मार्क्स हैं जो आप ऑब्टेन करते हैं, उनका फिर परसेंटेज आपके टोटल मार्क्स में शामिल होगा, ठीक है? तो मसलन फ़र्ज़ करो किसी ने 20 के 20 लिए हैं और अगर उसका 20% लिया जाए तो सिर्फ़ 4 नंबर बनते हैं। और अगर 10% लिया जाए तो सिर्फ़ 2 नंबर बनते हैं। तो बस इतने नंबर्स के लिए आप हलकान हो रहे हैं। हाँ जी, क्लियर? हाँ जी, समझ आ रही बात की। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है जी कि बॉन्ड वैल्यूएशन की एग्ज़ाम्पल वो मैं दे चुका हूँ। और बॉन्ड को क्यों वैल्यू किया जाता है ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो नेट थोड़ा इश्यू आ रहा है, स्लाइड्स मूव नहीं कर रही, इसलिए मैं वो स्लाइड आपके सामने लाना चाहता हूँ जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड की प्राइस, ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि बॉन्ड की जो प्राइस है, इट इज़ इक्वल टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर फ्यूचर कूपन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू। फिर है जी व्हाट इज यील्ड? यील्ड इज द मेजर ऑफ कैश फ्लो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक खास पीरियड के बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, एक खास पीरियड के बाद उस इन्वेस्टमेंट से आपको जो वापसी कैश मिलेगा, ठीक है, उसे हम उसकी यील्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे पैदावार होता है लफ्ज यील्ड, यील्ड से मुराद पैदावार होता है, जैसे कपास की पैदावार, ठीक है, यील्ड। इसी तरह यहाँ यील्ड से मुराद ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कि आपने जो फसल उगाई थी, उसके बदले में आपको क्या मिला, वो उसकी यील्ड होगा।
तो बॉन्ड्स के लिए जो है वो यील्ड को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। उसमें से जो 2 मशहूर तरीके हैं वो है, एक है यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है कोई नेटवर्क इशू बार-बार आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जी, मैं बता रहा था कि यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी से मुराद ये होगा कि व्हेन यू सेल द बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, अकॉर्डिंग टू market value, and receive the profit, that is known as yield to call price। जब बॉन्ड्स को YTM, जब बॉन्ड्स को मार्केट प्राइस के मुताबिक फरोख्त किया जाए और उससे हमें जो प्रॉफिट हासिल हो, इसे यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। यानी कि आपने बॉन्ड खरीदा और आपने उस बॉन्ड को, जब आपका दिल किया, आपने उसको सेल आउट कर दिया। 10 साल, 5 साल, 15 साल, जितने साल भी आपने रखा, आपने उसको उसके बाद सेल कर दिया, तो आपको जो प्रॉफिट हासिल हुआ, उसे हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहेंगे। यानी उसकी मैच्योरिटी डेट पर आपने उसको फरोख्त कर दिया, तो उसे हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। यानी वो मैच्योर हो गया। जब आपने बॉन्ड सेल कर दिया, तो वो मैच्योर हो गया। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बॉन्ड की यील्ड टू मैच्योरिटी प्राइस है। और दूसरी एक किस्म होती है बॉन्ड्स की, कि जब बॉन्ड्स को इश्यूएंस कंपनी जो है, या जो जिस कंपनी ने उसको जारी किया था, ठीक है, वो एक खास अरसे के बाद जब बॉन्ड्स को वापस कॉल कर ले, यानी जिन लोगों को जारी किया था उनको नोटिसेस जारी कर दे कि आप बॉन्ड्स को वापस कर दें, ऑन कॉल, ठीक है, इसे कहते हैं ऑन कॉल, यानी उनके बुलावे पर, उनके कहने पर जिसने उसको जारी किया था, और आपने वो बॉन्ड्स उनको वापस कर दिया, और उस वक्त भी आपको प्रॉफिट हासिल हुआ, उस वक्त जो आपको प्रॉफिट हासिल होगा, उसे हम कहेंगे यील्ड टू कॉल, YTC। इसी तरह करंट यील्ड से मुराद ये है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है बॉन्ड का, मेच्योरिटी के अलावा, यानी यील्ड टू मेच्योरिटी के अलावा, जो उसका रेट ऑफ रिटर्न, करंट रेट ऑफ रिटर्न, यानी मार्केट में उसका जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, उसे हम उसकी करंट यील्ड कहते हैं। यानी बॉन्ड्स की एनुअल कूपन पेमेंट, ठीक है, टू द बॉन्ड्स मार्केट प्राइस। यानी कि करंट यील्ड ये होगा कि एनुअल कूपन पेमेंट ओवर करंट मार्केट प्राइस, तो ये उसकी करंट यील्ड निकल आएगी। तो इसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दी हुई है, फेस वैल्यू बॉन्ड्स की दी गई है। कूपन रेट उसका 6% है, और एनुअली, सेमी एनुअली, और बॉन्ड्स ने जो है वो 5 इयर्स में मैच्योर होना है। अगर उस बॉन्ड की प्राइस यील्ड के हिसाब से 8% हो,
तो बॉन्ड्स की टुडे वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी हमने जो फार्मूला डिस्कस किया उसी फार्मूले के मुताबिक आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक बड़ा कुछ रख लीजिए, उसे इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को भी आप देख लेंगे। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, और ऑन कॉल का मतलब है जब कंपनी जिसने उसको जारी किया था वो उसको उस बॉन्ड्स को कॉल कर ले, यानी कह दे कि अब आप लोग बॉन्ड्स को वापस कर दें, तो इसे हम कहेंगे यील्ड टू कॉल।